कि बिहार में आज भी एनडीए वर्सेज महागठबंधन आप कह लें, यूपीए कह लें, जो आपको नाम देना हो वही है। और इसमें मुख्य जो प्लेयर हैं वो एक तरफ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ राजद है, तो और राजद के सहयोगी दल हैं। तो इसी पर अभी तक जो बिहार की राजनीति है वो इसी पर चल रही है। उसमें कोई तीसरा कौन बनता हुआ नज़र हमको आज के दिन में नहीं आता है। और उस परिस्थिति में ये आरसीपी सिंह का विलय हुआ है। बगैर आरसीपी टैक्स का कोई काम भी नहीं होगा। अब क्या टैक्स है वो अभी अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ की एक जनता जैसे जानती है, लेकिन वो बोलने की चीज़ है नहीं। तो हमको जो लगता है जो आरसीपी सिंह गए हैं इसका खास कोई प्रभाव जनस्वराज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी के साथ एक परेशानी क्या है कि वो गांधी बनना चाहते हैं, कि जिस तरह से, या फिर ये कहें कि वो शायद ये क्या नाम कहता है, महाराष्ट्र के बाल ठाकरे से प्रेरणा लेना चाहते हैं कि बाल ठाकरे अपने मुख्यमंत्री कभी नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने अपने लोगों को बनवाया। तो इस तरह से बिहार में कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले लोगों को पसंद बिहार में नहीं करते। तो चिराग पासवान भी लगभग बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कर नारा जो देते आए हैं, उनकी भी इच्छा है जो हम मुख्यमंत्री बने। और एक बातें जो राजनीति हलकों में चर्चा में है उसमें यह भी है कि चिराग पासवान की कोशिश यह भी है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री के रूप में राजद मान ले तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। दर्शकों, हम जानते हैं कि बिहार में आगामी चुनाव की सरगर्मी जो है वो ज़ोरों पर है और इसमें हर एक पार्टी अपनी अपनी पैठ बनाने के लिए अपना अपना कार्य शुरू कर चुकी है। लेकिन जो एक ताज़ा तरीन समाचार है वो ये कि जनसुराज में विलय कर लिया है आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर जी के साथ। तो इसी मुद्दे पर कि ये जो विलय हो रहे हैं बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों के, ये बिहार के आगामी चुनाव पर किस तरह का असर दिखाएंगे, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और साथ में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से ही जानना चाहेंगे कि ये जो राजनीतिक विलय हो रहे हैं बड़े बड़े चेहरों का, इसका आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि आपने जो सवाल किया है कि आरसीपी सिंह की जो पार्टी, जिसका शॉर्ट में नाम उसका आशा है, उसका विलय हुआ है जनसुराज पार्टी के साथ। हम लोगों को 2-3 मिनटों में आरसीपी सिंह के पूर्व के इतिहास को जानना चाहिए। आरसीपी सिंह नालंदा के कुर्मी समाज से आने वाले लोग हैं और आईएएस पदाधिकारी, यूपी कैडर के आईएएस पदाधिकारी वो हुए थे। और जब नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्रिमंडल में गए थे तो उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना पीएस बनाया था। और उसके बाद फिर आरसीपी सिंह कभी भी उत्तर प्रदेश से लौट के नहीं गए। वो फिर बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके पीएस बन के रहे। और फिर बाद की कहानी सबको मालूम है कि वो राज्यसभा में गए और फिर उनको बाद में मंत्रिमंडल में उनको स्थान भी मिला। वो संगठन मंत्री रहे जदयू के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जदयू के हुए। नीतीश कुमार का ट्रस्ट था और नीतीश कुमार ने उनको आगे बढ़ाया। और एक ज़माने में खुद वो स्वयं भी स्वीकार करते हैं, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, कल या परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई उस समय जब हम थे तब तो कहा जाता था कि आरसीपी टैक्स लगता है, अब कौन सा टैक्स लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ताकत उनके पास थी, राजनीतिक ताकत उनके पास थी कि लोग कहते थे, उस समय के लोग कहते थे कि बिना आरसीपी सिंह के पास गए हुए नीतीश कुमार तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी वो सब लोग को अवगत हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में सत्ता में आई तो ज़्यादा बहुमत से आई और तब उसने अब जो उसके जो सहयोगी दल थे उनको उन्होंने कहा कि हम आपका टोकन रिप्रेजेंटेशन देंगे और उसमें जदयू को 1 सीट दे रही थी। और जदयू
कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको कम से कम 3 सीट मिले, जिसमें वो एक आरसीपी सिंह को देना चाहते थे, एक ललन बाबू को देना चाहते थे और एक सीट वो अति पिछड़े समाज के कर्पूरी ठाकुर के पुत्र जो अभी भी जदयू से मंत्रिमंडल में हैं उनको देना चाहते थे। लेकिन एक पर चूँकि बात एक पर ठहर गई तो जदयू को, आपको याद होगा कि जदयू ने 2019 का जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ था उसमें सहभागिता जदयू ने नहीं की थी। बाद में चल के जब बीच में फिर वो नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव के साथ यानी राजद के साथ चले गए, फिर जो परिस्थितियां बनी उसके बाद वो उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया आरसीपी सिंह को। और आरसीपी सिंह के जो विरोधी लोग थे उन लोगों ने नीतीश कुमार के दिमाग में ये बैठाया कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं और वो कभी भी जदयू को तोड़ दे सकते हैं। और इसका नतीजा ये निकला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी नीतीश कुमार ने उनको हटाया और जब राज्यसभा में दोबारा उनको नहीं भेजा तो नेचुरली मंत्रिमंडल में भी उनको स्थान नहीं मिलना था और मंत्रिमंडल से भी वो हट गए और एक तरह से वो बिल्कुल अलग थलग हो गए जेडीयू के अंदर। जो इतना ताकतवर व्यक्ति हो जब अलग थलग हो जाए तो उसके सामने कोई उपाय नहीं बचा था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन तब तक बिहार में स्थिति बदल गई, नीतीश कुमार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। अब भारतीय जनता पार्टी को आरसीपी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, तो वहाँ भी उपेक्षा के शिकार होकर अंत में आरसीपी सिंह ने डिसाइड किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दें और उन्होंने कुछ दिन के बाद एक नई पार्टी आशा, जिसका शॉर्ट में उसका नाम है आशा, का उन्होंने फॉर्मेशन किया। लेकिन जब वो पूरे बिहार में घूमे तो उनको पता चल गया कि उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि बिहार को जो जानते हैं लोग, वो लोग जानते हैं कि जब तक आप जिस जाति से हैं उस जाति के लोग जब तक आपको नेता नहीं मानेंगे तब तक आपको दूसरी जातियां सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही उनके साथ हुआ। तो एक लाचारी में उनको अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, चूँकि आप देख रहे हैं कि बिहार में आज भी एनडीए वर्सेज महागठबंधन आप कह लें, यूपीए कह लें, जो आपको नाम देना हो वही है। और इसमें मुख्य जो प्लेयर हैं वो एक तरफ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ राजद है, तो और राजद के सहयोगी दल हैं। तो इसी पर अभी तक जो बिहार की राजनीति है वो इसी पर चल रही है। उसमें कोई तीसरा कौन बनता हुआ नज़र हमको आज के दिन में नहीं आता है। और उस परिस्थिति में ये आरसीपी सिंह का विलय हुआ है। तो ये तो बात हुई कि ये जो परिस्थिति है, जो इसके पूरी घटनाक्रम है, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस नज़रिए से देखते हैं आगामी बिहार चुनाव में इस तरह के जो राजनीतिक विलय हैं बड़े चेहरों को? देखिए, अभी हम लोग खास करके बात कर रहे हैं जो आरसीपी सिंह जो दामन थामे हैं प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज का, अपनी जो आशा करके पार्टी बनाए थे उस पार्टी का विलय कर लिए हैं। और प्रशांत किशोर जी को लगा जो आरसीपी सिंह एक बड़े चेहरा हमारे साथ मिल रहे हैं तो हमको कुछ लाभ होगा। लेकिन हमने देखा है जो राजनीतिक क्षेत्रों में जो अब तक का अनुभव है उसमें हम देखे हैं जो कोई भी नेता अगर मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं तो धाराशायी हो जाते हैं। जैसे कि अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी को अध्यक्ष बनाने में, प्रदेश अध्यक्ष बनाने में नीतीश कुमार जैसे अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन बाद के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को यह लगा कि जो मैं ही नीतीश कुमार का सेकंड दायित्व ले सकता हूं, और धीरे धीरे दोनों आदमी में थोड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बनने लगा। और कब एक तरह से देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ आ गए हैं। इसी तरह लालू जी के समय में डॉक्टर रंजन यादव थे। अब लोगों को ये लगता था कि रंजन यादव हट जाएंगे तो लालू जी धाराशायी हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और रंजन यादव को भी लगा, विद्वान थे भी, लेकिन फिर रंजन यादव भी अलग हटे, अलग पार्टी बनाए, फिर वो भी समाप्त हो गए। इसी तरह से जो आरसीपी सिंह है, आरसीपी सिंह राजनीति में आए तो समझिए एक तरह से अनुदान पर, नीतीश जी के अनुदान पर आए थे। वो एक अधिकारी थे, नौकरशाह थे जो उनके पीएस बने थे। उसके बाद फिर जाति, नीतीश जी के जाति से भी थे। नीतीश जी इसको लेकर के फिर बिहार की राजनीति में उनको लाए, राज्यसभा सांसद बनाए, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। और यहाँ तक कि नीतीश जी के इतने करीब वो आ चुके थे कि बिना आरसीपी सिंह के बगैर, जो अभी प्रोफेसर साहब बताए हैं, जो किसी को अगर नीतीश कुमार जी से मिलना है तो आरसीपी
सिंह से मिलना होगा, उनसे जैसे समय ले करके ही जैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बीच में तो यह भी दौर आया जो बिहार में बगैर आरसीपी टैक्स का कोई काम भी नहीं होगा। अब क्या टैक्स है वो अभी अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ की एक एक जनता जैसे जानती है, लेकिन वो बोलने की चीज़ है नहीं। तो हमको जो लगता है जो आरसीपी सिंह गए हैं इसका खास कोई प्रभाव जनस्वराज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनस्वराज अपने प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाए हैं, चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो उनको यह लग रहा है कि हम भी यहाँ मतलब अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो सामने परिदृश्य है, जो अब तक जो दिख रहा है, वैसे राजनीति में कब किस करवट जनता का मूड बदल जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता है कि आरसीपी सिंह के जाने से जनस्वराज बहुत मजबूत हो जाएगा और इनका बहुत ज़्यादा लाभ प्रशांत किशोर जी को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो कुछ जो राजनीतिक अनुभव आरसीपी सिंह को हुआ है बिहार में, उस अनुभव का लाभ जैसे उन्हें मिल सकता है। अनुभव का लाभ मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ी राजनीतिक उलटफेर की कोई आशंका नहीं दिख रही है, वापस संभावना हमें नहीं दिख रही है। और वापस जाते हैं प्रोफेसर अरुण सिंह के पास, और हम ये आपसे यही कंटिन्यू करना चाहेंगे कि बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आप क्या? देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी एक बिहार को बदलने की बात कहकर बिहार में आए थे। उन्होंने पदयात्रा भी की और पदयात्रा को बीच में उन्होंने छोड़ भी दिया। फिर बिहार के चुनाव को दृष्टिगत रख के वो आगे बढ़े। उपचुनाव जो हुए उसमें भी उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतार दिया और उस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। जो दो कैंडिडेट उनके जिसको कुछ वोट आए हैं वो जन स्वराज का वोट उसको नहीं था, वो व्यक्तिगत वोट था। असल में जन स्वराज के साथ परेशानी क्या है कि ये पार्टी जो लोग उसमें जा रहे हैं उनका ये कहना है कि साहब ये पार्टी हम लोगों का, उसमें कोई हम लोगों की बात चलती ही नहीं है। उसको जो आईपैक, जो अब उसका नया नाम हो गया है, तो वही लोग चलाते हैं और प्रशांत किशोर जी भी वही सुनते हैं। आज की सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह, और जिनको कि पप्पू सिंह भी कहा जाता है, जिनके शेखपुरा हाउस, जो पटना में शेखपुरा हाउस है जिसमें कि प्रशांत किशोर रहा करते हैं, और जो आपने एक वैनिटी वैन की चर्चा जो बहुत हुई थी गांधी मैदान में जो लगी हुई थी जब आंदोलन वहाँ बीपीएससी के परीक्षार्थियों का चल रहा था, तो उसमें वैनिटी वैन बहुत चर्चा में आया हुआ था। तो वो जो है सो उदय सिंह ने ही उनको दिया था। और आप लोग को ये भी पता होगा कि उदय सिंह एक बड़े परिवार से आते हैं। उनके एक भाई एनके सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और उनकी बहन, दो बहन हैं, जो दोनों बहन उनकी आईएएस बिहार कैडर की पदाधिकारी रह चुकी हैं। तो उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो राज्य अध्यक्ष बनाया गया एक जो भारतीय विदेश सेवा के जो भारती जी थे उनको बिहार राज्य का अध्यक्ष बनाया गया। और आज की सूचना ये है कि उदय सिंह को उर्फ पप्पू सिंह को बनाया गया, जो लोग जो जाति राजपूत समाज से आते हैं। तो एक प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर जी के साथ एक परेशानी क्या है कि वो गांधी बनना चाहते हैं, कि जिस तरह से, या फिर ये कहें कि वो शायद ये क्या नाम कहता है, महाराष्ट्र के बाल ठाकरे से प्रेरणा लेना चाहते हैं कि बाल ठाकरे अपने मुख्यमंत्री कभी नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने अपने लोगों को बनवाया। तो इस तरह से बिहार में कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले लोगों को पसंद बिहार में नहीं करते हैं। बिहार में लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति हो वो खुलेआम आके कहे कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और ये प्रॉक्सी जो चलाते हैं कि प्रशांत किशोर अपने को हर जगह प्रशांत किशोर रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें प्रशांत किशोर रहेंगे, जो किसी कोई आधिकारिक बयान देना होगा तो प्रशांत किशोर का बयान चलेगा। और आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बना लेंगे, एक राजपूत समाज के आदमी को बना लेंगे, आप कुर्मी समाज के आरसीपी सिंह को ले लेंगे, आप जो है सो बृषण पटेल कुर्मी समाज से आते हैं उनको ले लेंगे। तो इस तरह से ये ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आप जिस पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं वो पार्टी आपकी कभी भी पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकती है, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में आज अगर नीतीश कुमार नेता हैं तो क्यों नेता हैं? इसलिए कि जो नीतीश कुमार ने एक समीकरण तैयार किया है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के साथ
उनका अपना समीकरण है। फिर उसके बाद अति पिछड़ों की एक बहुत बड़ी जमात है जो अपना नेता नीतीश कुमार को मानती है। उसके बाद मुस्लिम समुदाय में भी जो पसंदीदा मुस्लिम समाज है वो जो है सो नीतीश कुमार के प्रति आकर्षित रहती है, उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद। और फिर जो कुर्मी कोयरी का मिल के एक जो लौकुश समीकरण उन्होंने बनाया हुआ है वो है। फिर जो महिलाएं हैं उनको, महिलाओं को जो साइकिल योजना के तहत, पोशाक योजना के तहत, और महिलाओं को जो आरक्षण खास करके जो ग्राम पंचायतों में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो महिलाओं को आरक्षण दे दिया, नौकरी में महिलाओं को 30% 40% का जो आरक्षण दे दिया, उसके कारण जो महिलाओं का आकर्षण है, तो ये कुल मिलाकर नीतीश कुमार का वोट बैंक बनता है। अब इधर चले आइए, आप इस तरफ चले आइए राजद की तरफ, तो राजद के तरफ बिना मांगे हुए मुसलमानों का वोट है जो यहाँ करीब करीब 18% है, और 14% यादवों का वोट है जिसके यहाँ तेजस्वी यादव को या राजद के किसी भी कैंडिडेट को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 32% वोट राजद का इसी तरह से है, तो राजद भी एक है। अब आप जो ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि भाई जन स्वराज की क्या स्थिति है, तो हम आपसे एक छोटा सवाल ये करना चाहते हैं कि क्या ब्राह्मण समुदाय, जिससे ये प्रशांत किशोर आते हैं, क्या ब्राह्मण समुदाय ने इनको अपना नेता मान लिया है? तो आपका भी जवाब यही होगा जो मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं माना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कोई दो समाज पूर्ण रूप से बिना कोई उम्मीद लगाए हुए लगा हुआ है तो वो जो है सो ब्राह्मण समाज है और भूमिहार समाज यहाँ का है ये, और आप कह सकते हैं कि कायस्थ समाज भी है। राजपूत समाज जो है सो थोड़ा अपना फ्लेक्सिबल है, वो जहाँ जहाँ उसको जहाँ मौका मिलता है उससे वो फैलता है। लेकिन ये दो समाज जो ब्राह्मण और भूमिहार समाज जो यहाँ का है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अब मैं 2-4% की बात नहीं करता हूँ, 2-4% लोग तो हर कास्ट में हैं जो आपको मिलेंगे कि वो इधर हैं, उधर हैं, उधर हैं, उधर हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी की बात मैं करता हूँ, 90% की बात करता हूँ, 85% की बात करता हूँ, तो फिर आप ये जो कुछ लोगों को आप ले लेंगे, जैसे आप आरसीपी सिंह को ही ले लें, वो नालंदा से आते हैं। क्या नालंदा के कुर्मी ने आरसीपी सिंह को वो नेता मानने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आरसीपी सिंह के को आप लाइएगा ही तो क्या उससे आपको मिल जाएगा? कै % वोट का इजाफा आप कर लीजिएगा? अब राजपूत समाज जो है उसमें ठीक है, उदय सिंह सीमांचल के हैं, पूर्णिया के हैं, प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, तो उनका एक पूर्णिया के लेवल में आप उनका कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन आप पूरे बिहार के राजपूतों को, उदय सिंह को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, उससे पूरा राजपूत समुदाय प्रभावित हो जाएगा जनसुराज से, ऐसा दूर दूर तक। चूँकि राजपूत समाज देखेगा ना कि भाई इनका ब्राह्मण समाज जो है सो कहाँ पर जा रहा है, तो वो देखेगा कि भाई ब्राह्मण समाज तो इनके साथ है ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं। तो इस तरह से मेरा अपना मानना है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि बिहार की जो स्थिति है उसमें आज के दिन में, अब आगे कुछ हो जाए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के दिन में कोई मैं बहुत बड़ा बदलाव होते हुए नहीं देखता हूँ। आज भी वही स्थिति है कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो महागठबंधन, जिसको राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रही है, और एक पक्ष में है, और दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठजोड़ है। इसी के बीच में ही जो विधानसभा का आगामी चुनाव है वो होने जा रहा है। तो जो आपने अभी सुना उससे ये एक जो अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ पाना बहुत बड़ी चुनौती है। ये इसी के ऊपर और आगे जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी से कि जैसा अभी हमने सुना कि बिहार में जातीय समीकरण जो है, जो जातिगत वोटर्स हैं, ट्रेडिशनल वोटर्स, उनको तोड़ना अभी बड़ा मुश्किल है। जन स्वराज के लिए कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं? देखिए, ठीक ही बोल रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में जाति आधार पर लोग बटे हुए हैं। राजनीतिक दल भी उसी आधार पर टिकट का बंटवारा करते हैं। अभी जो जातीय जनगणना की बात आप देख रहे हैं, जब केंद्र ने भी जातीय जनगणना, पहले बिहार से जातीय जनगणना को लेकर के पास किया गया विधानसभा में, और फिर केंद्र भी उसके लिए तैयार हो गया। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है। जो जातीय आधार पर लोग वोट देते हैं, लोग बटे रहते हैं। अब जहाँ तक जातीय आधार की बात हो तो बिहार में पहले से ही 2 जातीय दिग्गज तैयार हैं। एक नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं, लालू जी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित की राजनीति करके ही आगे बढ़े हुए हैं। एक चिराग पासवान है जो महादलित की राजनीति करते हैं। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, अभी जो मायावती हैं यूपी से हैं,
लेकिन मायावती भी हर चुनाव में लगभग विधानसभा पर उम्मीदवार यहाँ लड़ाती हैं, उनको भी कुछ न कुछ वोट जैसे आ जाता है वो जातीय आधार पर। अब जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, तो प्रशांत किशोर जी का सवाल है तो पहले से ही हम बताएं प्रोफेसर साहब, जो अगड़ी जाति के लोग जिसमें ब्राह्मण, भूमियार, लाला, राजपूत, वो लगभग जैसे बीजेपी के साथ एनडीए के साथ शिफ्ट है। दूसरी तरफ आ जाइए, यादव और मुस्लिम का समीकरण उनके साथ है, पासवान और कुछ दलित जैसे चिराग पासवान के साथ है, और ये लोग कांग्रेस के भी लोग हैं, राहुल गांधी भी आते हैं तो यहाँ दलित महादलित करके जैसे चाहते हैं जो वोट को बंटवारा कर दें। प्रशांत किशोर जी भी अब जातीय आधार, पहले प्रशांत किशोर जी जब बिहार में आए, पंचायतों का दौरा, गांव-गांव का दौरा किए, उस समय यह कहते थे कि आप जात पात पर वोट दिए, धर्म पर वोट दिए, आपको क्या मिला? एक बार अपने बच्चों के लिए तो वोट दीजिए, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट को दीजिए, बिहार के विकास के लिए वोट दीजिए। लेकिन फिर वो भी अब आ गए जाति पर, वो तुरंत चेंज हो रहे हैं। उन है बहुत बड़े रणनीतिकार होना एक अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति में जब तक आपका कोई वोट बैंक आधार नहीं है तो उसमें थोड़ा मोड़ा इधर उधर न शिफ्ट कर सकते हैं। जब आपका कोई आधार है ही नहीं है तो किसको आप शिफ्ट कर दीजिएगा? इसलिए जो दृश्य देख रहा है वर्तमान में, उसमें प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा लाभ होने नहीं जा रहा है। अब तो ये भी अब देख रहे हैं कि जो IAS, IPS और डॉक्टर दूसरे को बीमारी का इलाज कर रहे हैं, वो खुद बीमार हो गए हैं। मतलब बीमार इस मायने में जा रहे हैं तो उनको बीमारी पकड़ लिया राजनीति का। हर डॉक्टर चाहते हैं कि एक मान लीजिए डॉक्टर CP ठाकुर से और भी डॉक्टर कुछ बने तो बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर बने। वो एक जनाधार वाला पार्टी से आए तब चुनाव जीते और उनका अपना भी कुछ बेट था। अब देखिए जैसे आप बता रहे हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद, तो डॉक्टर राजभूषण निषाद आए बीजेपी के टिकट पर न जीते। डॉक्टर राजभूषण निषाद अकेले अगर निर्दलीय लड़के देखें तो अब आधार वोट बैंक था उनका जैसे पार्टी का। लेकिन अब जो डॉक्टर लोग आज जुड़ रहे हैं, जनसुराज से भी देखते हैं कई डॉक्टर है, पहले लोग यह भी चर्चा करते हैं इनका टिकट फाइनल है, ये अब चुनाव लड़ेंगे, ये सब हो रहा है। तो वो डॉक्टर चाहे IPS IAS अधिकारी जो जाते हैं तो कोई प्रशांत किशोर तो कोई जनाधार बना नहीं पाया है और न कोई वो मुद्दों की लड़ाई लड़े हैं। वो कारपोरेट तरीके से चाहते हैं कि बिहार में हम स्थापित हो जाए, जनसुराज को स्थापित करें और देश स्तर पर धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन हमको लगता है इस बिहार में ही जो अभी अब तक परिदृश्य है, अब तक वो कंट्रोल हो चुके हैं। इस चुनाव में बहुत ज़्यादा उनको लाभ होने वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आगे वो भविष्य में नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में उनको जो जिस धारा पर चल रहे हैं उस धारा को बदलना पड़ेगा, जन समस्याओं को उठाना पड़ेगा, जनता के बीच विश्वास जमाना पड़ेगा। पार्टी जातीय स्तर पर तो उनका कोई जनाधार है नहीं, और जो जनाधार नहीं है तो उनकी जाति के लोग भी अभी उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में जो लड़ाई फिर से दिख रही है वो लड़ाई महागठबंधन और NDA के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। अभी भी ये जो अभी हमने सुना इसमें यही कि कॉरपोरेट लेवल पे और वो जो एक होती है कि वोट एनालिसिस, वो बात अलग होती है और एक्चुअल फील्ड में बिहार की राजनीति अलग होती है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम आपके पास वापस आएंगे और हम ये एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के रूप में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या देखते हैं आप कि बिहार में ये जो कॉरपोरेट लेवल पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है, क्या वो सफल हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी ने जो बातें रखी हैं बिहार की जनता के सामने, उसका महत्व है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। जैसे ये बातें जो वो कह रहे हैं वो सब लोग कह रहे हैं, जो पलायन की समस्या है, तो ये जग जाहिर है कि पलायन की समस्या है। इसको तो अभी कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी उठाया है पलायन की समस्या को, बल्कि कन्हैया कुमार उनके प्रतिनिधि बन के पलायन रोको यात्रा भी उन्होंने निकाली। तो कहने का मतलब है कि बिहार की जो समस्या है उसकी चर्चा सब लोग करते हैं, समाधान की चर्चा कोई नहीं करता है। अब एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं शराबबंदी को ख़त्म कर दूंगा, दूसरे तरफ कहते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक कर देंगे। अब ये दोनों कंट्राडिक्टरी बात है। शराब जिस ठीक है कि यहाँ खामियां हैं, जो प्रशासनिक खामियां हैं, उसके चलते शराबबंदी न के बराबर है। होम डिलीवरी है शराब का, ये सब हम मानते हैं। लेकिन ये भी मानना चाहिए कि इसके चलते हम ये कह दें कि शराबबंदी ही खराब है, तो ये जो है सो हम लोगों को बात वो पचती नहीं है। अब वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे।
गांधी की तस्वीर लेके वो चले थे, बाद में उनको लगा कि नहीं साहब गांधी से अब काम नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर को साट दिया। उन्होंने बिहार के एक दिखाने के लिए बिहार के एक प्रदेश अध्यक्ष एक दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को बना दिया, जिसको उनके गांव में भी कोई पहचानने वाला नहीं है। तो ये कॉरपोरेट कल्चर होता है कि ज़मीनी लोगों को आगे बढ़ाने के जगह पर या अपने सामने में आने से कतराना, भयभीत होना, रहना और दूसरे को मोर्चे पर खड़ा करना। तो ये राजनीति में सफलता का द्योतक नहीं है। राजनीति में वही सफल हुआ है जो फ्रंट फुट पर खोलता है। हाँ, एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जो मैं देख रहा हूँ कि चिराग पासवान अति महत्वाकांक्षा में हैं और उन्होंने जो एक बयान दिया कि मुझे बिहार की धरती पुकार रही है, मुझे दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है हमको कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी हो, इसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। तो एक संभावना, जो अभी हमारी बात हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे बैठे हुए हैं रविंद्र बाबू, उनसे बात हो रही थी, तो उनका भी ये कहना था और मुझको भी लगा कुछ दूर तक कि ये बात हो सकती है कि अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन प्रोजेक्ट कर दे और उनको मान ले कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट और डिप्टी सीएम बनने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हो जाएं, तो बिहार में एक नया कॉम्बिनेशन ये बन सकता है और ये कॉम्बिनेशन महागठबंधन को जीत की ओर भी ले जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या लालू जी की जो अंतिम इच्छा है, वो इच्छा ये है कि वो अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और लालू जी इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए अब समय बहुत कम है और अगर इस चुनाव में 2025 के चुनाव में अगर वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए तो फिर उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल होगा। तो क्या इस सेक्रीफाइस को करने के लिए राजद तैयार होगा? क्योंकि जो हम स्थिति को देख रहे हैं उसमें बहुत अति महत्वाकांक्षा में हम चिराग पासवान को देख रहे हैं और उसमें आदमी को अगर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाए, चूँकि इधर मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, इधर जो एनडीए है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और एनडीए ने अब तय कर लिया है कि नीतीश कुमार की सहमति से ही यहाँ मुख्यमंत्री के पद में कोई बदलाव होगा, जब भी होगा तब भी वो उनकी सहमति होगी तभी होगा। बिना सहमति के भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत नहीं कर सकती है बिहार में कि वो नीतीश कुमार की अवहेलना करके अपना मुख्यमंत्री दे दे। इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल के पास चले जाएं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री का पद उनको 5% जिसके पास वोट है 6%, तो सरकार तो बन जा सकती है लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाने की बात कह दे, ऐसा थोड़ा हमको नहीं लगता है। ये बात है, ये चूंकि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था, लेकिन चूंकि चिराग पासवान की बात आई तो एक बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, चिराग पासवान को के पॉलिटिक्स को, चिराग पासवान की पर्सनैलिटी को आप कैसे देखते हैं बिहार में? देखिए, चिराग पासवान राजनीति में आए तो राजनीति में हर लोगों की महत्वाकांक्षी है कि किसी शीर्ष पद पर हम पहुँचे। तो चिराग पासवान भी लगभग बिहार फर्स्ट कर नारा जो देते आए हैं, उनकी भी इच्छा है जो हम मुख्यमंत्री बने। और एक बातें जो राजनीति हलकों में चर्चा में है उसमें यह भी है कि चिराग पासवान की कोशिश यह भी है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री के रूप में राजद मान ले तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक प्रोफेसर साहब बताए हैं कि राजद क्या कबूल कर लेगा, देखिए मामला यह है, जब राजनीति में नीतीश जी आए, आप नीतीश जी से लीजिए, जो राजद को अधिक सीट था, लेकिन नीतीश जी गए तो फिर मुख्यमंत्री मान लिए, इसलिए जो कहीं तो बरकरार राजनीति में चिराग पासवान आए, उप मुख्यमंत्री बने। वैसे नीतीश जी को अगर नहीं मानते मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। भाजपा का भी वही हाल हुआ, जो भाजपा के भी मान लीजिए 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन नीतीश जी हैं तभी हैं। तो इस स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में स्थापित रहने के लिए मतलब इसको लालू जी और तेजस्वी यादव मान भी सकते हैं, या कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में हर कुछ संभव है।
तो राजनीति में हर कुछ संभव है और बिहार की राजनीति में कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का सफल होना मुश्किल है। यहाँ हमेशा मुद्दे और जो लीडरशिप की पॉलिटिक्स है वही सफल होती दिखाई देती है। यही जो आज हमने अब चर्चा की और इस तरह की जो बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी चर्चाएं हैं ये आगे चलती रहेंगी। अभी फ़िलहाल इन ये जो बातें सामने निकल के आई हैं उसके लिए हम हमारे दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी। तो अब इस चर्चा को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।